हाँ जी, आगे चलिए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे जो है अशोक का फूल। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश रहेंगे उसको हम पूरी तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। 10 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतनी बात तो आपको पता होगी। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा इसी वीडियो में कि देखिए, आपको तो पता है कि 25 डे का हिंदी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने कहा है कि 25 दिनों में पूरी हिंदी की कंप्लीट आपको तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। उसका ये छठा डे कह सकते हैं या छठा दिन है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश रहेंगे उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो याद रखेंगे, अशोक का फूल 6 डे है। इससे पहले के 5 दिनों की जो 5 वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं। कह रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, ठीक है ना। सारा संसार स्वार्थ का क्या है, अखाड़ा ही तो है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं VVI लिख दे रहा हूँ, इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए जी, अब देखिए, सबसे पहले इसी प्रकार एक पैराग्राफ देता है, उसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 अंक के आपके होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के आपके होंगे। अब चलिए जी, मतलब 5 क्वेश्चन है, 2 अंक के होंगे, तो 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ये तो हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि पूछा ही जाएगा, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पहली बात तो आपने इस जो पैराग्राफ पढ़ा, ये हम कह सकते हैं गद्यांश पढ़ा, तो इससे आपको पता करना है कि ये किस पैराग्राफ मतलब किस पाठ्य से लिया गया है और इस पाठ्य के लेखक कौन है। तो यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दुनिया शब्द देखिए, दुनिया आ रहा है, ठीक है। फिर से स्वार्थ शब्द आ रहा है, फिर से और आप देख सकते हैं अशोक शब्द आ रहा है, ठीक है ना। संसार शब्द आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अशोक आ गया ना, तो इससे हम कुछ चीजों को पकड़ेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अशोक शब्द आ गया, इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अशोक के फूल से ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको ये थोड़ा सा पहचानना होगा, और जब कोई भी चीजें डीप में आप पढ़े रहेंगे ना, तो आपको उसको पहचान लेंगे। तो हमें पता चल गया किस पाठ्य से लिया गया है। तो पाठ्य का नाम आप सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे, पाठ्य का नाम। और पाठ्य का नाम क्या है, अशोक का फूल। तो आप लिख देंगे अशोक का फूल, ठीक है ना, इतना लिख देंगे। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक कौन है भैया, तो लेखक है, अब इसको आप याद रख लेंगे कि इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लिखना है, केवल आपको ज्यादा कुछ नहीं, पाठ का नाम लिखकर अशोक का फूल लिख देना है, लेखक के जगह पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देना है। अब कैसे लिख रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन आता है उपयुक्त पद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ही आप लिखेंगे जिससे अच्छा लिखे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है पाठ्य का नाम, और इसको हमने अशोक का फूल लिख दिया है। फिर से आप लिखेंगे लेखक, यहाँ पे कॉमा देकर फिर से लिखेंगे लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ रहे हैं ना, ऐसे आप लिखेंगे। और इसको हमने अलग कलर से इसलिए किया है कि आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना, गाढ़े पेन का यूज करके ये जो पॉइंट्स है इसको आप नोट डाउन ऐसे मतलब अच्छे से लिखेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, यही बात है जी। चलिए, तो इतनी बेसिक बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमें ये 2 नंबर तो मिल जाते हैं। चलिए जी, 2 नंबर तो ये हमारा मिल गया। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कहता है, दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है रेखांशित अंशों की व्याख्या कीजिए।
अब रेखांशित अंशों की व्याख्या करने को कह रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ रेखाएं भी इस तरीके से खींची गई थी। कहाँ तक खींची गई है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये रेखांशित अंश है। मैं आपको यहाँ पे रेखा खींचना भूल गया था, चलिए जी यहाँ पे खींच कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक रेखांशित अंश है, ठीक है ना, इसको रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब इसकी जहाँ तक ये रेखा द्वारा यहाँ तक दर्शाया गया है, इसकी हमें व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। मतलब सिंपल सी बात है, जो लेखक हैं, जो इन्होंने लिखा है, लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो क्या कहते हैं, उनका कहना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है या कहना है कि जो दुनिया है ना वो बहुत ही भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ मतलब है कि मतलबी है, ठीक है ना। तो वही बात है, दुनिया क्या है? बहुत ही भुलक्कड़ है, मतलबी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदा होता है। मतलब दुनिया जो संसार है वो एक तरह से भुलक्कड़ कह सकते हैं या बहुत ही मतलबी कह सकते हैं। जो क्योंकि वो उतना ही याद रखती है, उतनी चीजों को याद रखते हैं जिससे उसको क्या होगा, कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई लाभ होगी। और जिससे उसकी लाभ नहीं है, जिससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको वो भूल जाएगा, उसको वो छोड़ देगा। तो वही बात है जी। फिर से यहाँ पे कह रहा है बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। मतलब जिससे उसका स्वार्थ नहीं है, जिससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है, उसको वो छोड़कर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही बात है जी, इसी को तो व्याख्या कर देना है अपने शब्दों में। चलिए, हमने इस यहाँ से पढ़ा तो यहाँ से हमें यही समझ में आया कि दुनिया क्या है, बहुत ही भुलक्कड़ है, मतलब बहुत ही मतलबी है, ठीक है ना। वो उतने ही बातों को, उतनी ही चीज़ों को याद रखता है, ठीक है ना, जिससे उसको कोई बेनिफिट हो, लाभ हो। और शेष अदर जिससे उसका लाभ नहीं होता है, स्वार्थ नहीं छिपा होता है, उसको वो भूल कर और क्या करता है, आगे अपने बढ़ जाता है। यही बात है। तो उसको व्याख्या में आप क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा है रेखांशित अंशों की व्याख्या, और इसमें हमने एक हेडिंग यहाँ पे डाला है। क्या डाला है जी? रेखांशित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी बात है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गए हैं, इसीलिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारा संसार बड़ा स्वार्थी है। हमारा जो संसार क्या है वो बहुत ही स्वार्थी है, मतलबी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, ठीक है ना, जिनसे उनको कोई बेनिफिट होगा उसी को याद रखेगा। फिर से कहते हैं अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों को, स्मृति मतलब यादों से वो अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। मतलब फालतू बातों को जिससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है ना, उसको वो अपने दिमाग में लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति से सहायता पहुंचाती है। मतलब वो उन्हीं चीजों से क्या करता है, याद रखता है जो दैनिक जीवन में, उसकी जो जीवन है उसमें उसको क्या होता है, स्वार्थ पूर्ति की सहायता पहुंचाता है, ठीक है ना। जो उसके लिए उपयोगी नहीं होता है उसे भुलाकर आगे बढ़ जाता है। तो वही तो बात है, थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में बनाकर इसको लिख देना है, ठीक है ना। इतना तो मतलब क्लास 12 के आप स्टूडेंट है, इतना तो आना ही चाहिए। इतना नहीं आएगा तो कैसे हो पाएगा? तो इतना थोड़ा सा बनाकर लिख दें, या अगर इतना भी नहीं आता है तो इतनी ही बातों को जो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है उसी को बनाकर लिख दें। जैसे यह कह रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, वो उतनी ही बातों को याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सदा होता है। तो आप भी लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, ठीक है ना। मतलब भुलक्कड़ मतलब दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। वो केवल उन्हीं बातों को स्मरण करता है या उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसकी कोई लाभ हो, और जिससे उसकी कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा होता है, उसको वो फेंक कर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो वही बात को आप लिख देंगे कि बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। इतने ही बातों को अपने शब्दों में लिख देंगे ना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन ज्यादा नहीं लेना है आपको, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर से हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह से जो व्यवहार बताया है। मतलब लेखक ने दुनिया के किस तरह का व्यवहार बताया है।
तो लेखक दुनिया को के किस तरीके के व्यवहार को बता रहे हैं, तो अगर इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं तब आपको पता चलेगा। लेखक कहते हैं कि दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, वो उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उनका स्वार्थ सदा होता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, ठीक है ना। सारा संसार स्वार्थ की अकड़ ही तो है, जो मतलब क्या है, आखड़ा ही तो है, ये बात। मतलब यहाँ पे कह रहे लेखक ने दुनिया का किस तरह से व्यवहार को बताया है। तो लेखक ने दुनिया के बारे में क्या बताया, दुनिया के बारे में यही ना बता रहे हैं जी कि दुनिया क्या है, स्वार्थी है, मतलबी है, वो उन्हीं चीज़ों को याद रखेगी जिससे उनको बेनिफिट मिलेगा और जिनसे उनका कोई लाभ नहीं है उसको भूल कर आगे बढ़ जाता है, यही बात बताए हैं। तो इसी को अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा है लेखक ने दुनिया के किस तरह के व्यवहार को बताया है, तो आप लिख देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दुनिया के व्यवहार को इस तरीके से बताया है। देखिए ये थोड़ा सा हमने बना कर बस लिख दिया, यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह के व्यवहार को बताया है। हमने लिख दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह से बताया है। तो वो एक ही लाइन में वही बात हमने लिखा है, बट एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गया। फिर से कह रहा है कि यह केवल उतना ही याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सदा होता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है, यही ना बताए हैं जी। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे, हमारा 2 नंबर हो गया। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। अगला फिर से अगर हम बैक आते हैं तो ये आप समझ गए हैं, ये आप लिख लेंगे। अगला हमारा चौथा है कि मनुष्यों की जीवन शक्ति कैसी होती है, मतलब मनुष्यों की जीवन शक्ति कैसी है, ठीक है ना। तो मनुष्यों की जीवन शक्ति कैसी है जी, तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए मनुष्यों की जीवन शक्ति कैसी है, तो हमने लिखा है मनुष्यों की जीवन शक्ति इच्छा, जो क्या लिखा गया, इच्छा बड़ी ही ममताहीन है। मतलब मनुष्यों का जीवन की जो इच्छा है ना वो बहुत ही ममताहीन है, मतलब उसमें मोह माया का कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह स्वयं के जीवन के लिए किसी भी अनैतिक और क्रूर कार्य क्या कर सकता है, करने से नहीं चूकेगा। मतलब सिंपल सा ये पैराग्राफ पढ़ा था हमने, यही जाना कि जो लोग हैं वो बहुत ही मतलबी हो गए हैं, ठीक है ना, उनको किसी से मतलब नहीं, जिससे फायदा है उसी को याद रखते हैं। तो उसी से हमें ये पता चलता है कि किसी के पास ममता नहीं है, किसी के पास मतलब हम कह सकते हैं इच्छा, जो मनुष्यों के जीवन की इच्छा जो है ना बड़ी ही ममताहीन है, मतलब ममता उनके पास है ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह स्वयं के जीवन के लिए कोई भी अनैतिक, मतलब जिसका मतलब जो अच्छा कार्य नहीं है उसे अनैतिक कहते हैं, अक्रूर कार्य मतलब घिनौना कार्य करने से नहीं चूकता, ठीक है ना। तो यही बात है कि मनुष्य के जीवन शक्ति कैसी है, तो ऐसी ही है जी। तो ये थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि अपने से ही बनाकर लिखना होता है, इतना तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगला आता है स्वार्थ का आंकड़ा किसे कहा गया है। अब बताइए स्वार्थ का यहाँ पे कहा गया है कि सारा संसार स्वार्थ का आंकड़ा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वार्थ का आंकड़ा किसे कहा गया है, तो जो पूरा संसार है इसी को तो स्वार्थ का आंकड़ा कहा गया है, अखाड़ा कहा गया है, स्वार्थ का अखाड़ा। तो हम लिख देंगे कि सारा संसार या पूरा संसार या पूरी दुनिया स्वार्थ का क्या है, अखाड़ा है। तो वही बात हम उत्तर में यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हमने लिखा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। और 2 नंबर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है। तो ये भी बैक वाला लेंगे तो ये भी ले लीजिए फास्ट। चलिए ये ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है दूसरा, अब दूसरे वाले को भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए इस चैप्टर की दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्या है गद्यांश है, इसको भी हम बताते हैं। अगला आ रहा है पुष्पित अशोक, मतलब जो पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखा है इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोग, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ लोगों को मिलता है, वे
बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ठीक है, असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ से हमें ये पांचों का उत्तर देना है। मैं पांचों आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। अगला कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मिलता है, यहाँ तक है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज मैं भूल गया था, वही मैं देख रहा था। देखिए, यहाँ से ये अंडरलाइन रेखांकित अंश है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है ना, ये भी मैंने अब कर दिया। चलिए जी, अब हम आगे बढ़े। चलिए, अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांशों को संदर्भ लिखिए। अच्छा, मैं आपसे कहूँ तो गद्यांशों का संदर्भ का मतलब क्या होता है मालूम है आपको। संदर्भ का मतलब होता है ना कि आपको इसमें संदर्भ का मतलब, इस पैराग्राफ को पढ़ा तो इस पैराग्राफ ये किस पाठ्य से लिया गया है और उसके लेखक कौन है वही आपको लिखना है। पर थोड़ा सा आपको इसमें संदर्भ में बना कर लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांशों का संदर्भ होता है, जिसको आपको इस तरीके से लिखना होता है। थोड़ा सा तो आपको इसको संदर्भ को याद कर लेना है। यदि संदर्भ कहे तो आपको केवल पाठ्य नाम नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है। यहाँ पे हमने केवल लिख दिया है कि अशोक का फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट ऐसे आप नहीं लिखेंगे। मैं अभी भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जब भी संदर्भ कहे तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे ना, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे जी, देखिए आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारा पाठ्य पुस्तक हिंदी अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस तरीके से यदि आपको संदर्भ सहित कहे तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको केवल नाम और लेखक नहीं लिखना है। जब ऐसे कहे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए, तब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बट यदि आपसे संघर्ष यहाँ पे संदर्भ सहित कह दिया तो भैया आपको पूरे एक्सप्लेन करना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, दूसरा ये आप समझ गए ना, तो ये 2 नंबर का है, ये आप लिख लेंगे। दूसरा कह रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए जी, हम इसको व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात कहा गया है, थोड़ा सा मैं पूरा आपको पढ़ के और सुना देना चाहूंगा। देखिए, कह रहा है ना कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। पुष्पित अशोक का मतलब क्या है कि जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका कहना है कि जब वो क्या है पुष्पित अशोक को देखते हैं या अशोक के फूल को देखते हैं तो उनका जो मन है ना, हृदय है, वो उदास हो जाता है। ठीक है, ये कहना है। अगला कह रहा है इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य, इसलिए नहीं कि वो सुंदर वस्तुओं से जलते हैं या उनसे उनको हताशा करना चाहते हैं। ठीक है ना, उन्हें निराश करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। कह रहे हैं हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मैं हताश कर रहा हूँ, उनको निराश कर रहा हूँ फूलों को, या मतलब निराश कर रहा हूँ तो मुझे कोई विशेष मजा मिल रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि उनको देखता हूँ तो उदास हो जाता है मेरा मन। बट ऐसा नहीं है कि वो उनकी मतलब सुंदरता, वो उतने सुंदर नहीं है इसलिए, या उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको हताश में कर रहा हूँ, ऐसे करने से मुझे कोई भी मजा नहीं मिलता है, ये कहना है। कह रहा है कि कुछ लोग
कुछ लोगों को मिलता होगा, बट ऐसे भी लोग हैं जिनको मिलता है मजा, ठीक है ना, लोगों को नीचा गिराने में उनको मजा मिलता है। तो इनका ये कहना है, फिर से कह रहे हैं वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, मतलब जो जिनको मजा मिलता है ना वो बहुत ही दूर तक सोचते हैं, ठीक है ना, और जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन का अंतिम मुहूर्त का हिसाब वे लगा लेते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, और जो कोई व्यक्ति मिल गया ना तो उसके इतिहास के बारे में बताने लगेंगे, भैया कि आप भविष्य में ये होंगे वो होंगे, इस तरीके से बताने लगेंगे। बट ठीक है ना, ये बातें हैं। फिर से कह रहे हैं मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, और वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर नहीं है कि मैं किसी को देखकर अब बता दूं कि आप ये होंगे वो होंगे, ठीक है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। फिर भी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनको जब वो अशोक के फूल को देखते हैं उनका मन है वो उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरा अंतर्यामी ही जाने। असली जो कारण है इसका क्या है वो अंतर्यामी ही जानते हैं। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हृदय है ना वो अंतर्यामी मतलब हमारी मन की जो बातें हैं मन ही जाने, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। अंतर्यामी मतलब हमारा अंदर का जो मन है वो, ठीक है ना, या अंतःकरण हम कह सकते हैं, अंतःकरण, ठीक है ना। अगला कह रहा है कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। अब वो कहते हैं कुछ थोड़ा सा मैं भी देखकर अनुमान कर सकता हूं, बट रियलिटी में क्या है वो नहीं बता सकते, यही कहने का मतलब है। तो हमें केवल रेखांशित अंशों की व्याख्या करना है। तो हम लिखेंगे पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। मतलब आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं अशोक के फूल को देखता हूं तो मेरा जो मन है वो उदास हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि वो सुंदर वस्तुओं से हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, मतलब इसलिए नहीं कि वो कम सुंदर है मैं ज्यादा सुंदर हूं, या इसलिए भी नहीं कि मतलब वो उसको मैं हताश कर रहा हूं फूल को कि वो अच्छा नहीं है तो इसलिए इससे मुझे मजा मिल रहा है, इसलिए नहीं, ठीक है ना। तो यही बात हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात को आप क्या लिखेंगे थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे। हमने लिखा है रेखांशित अंशों की व्याख्या, हमने लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब भी मैं अशोक के फूल खिलते हुए फूलों को देखता हूं, अशोक के जो खिलते हुए फूल हैं उनको देखते हैं तो वह उदास हो जाते हैं, ठीक है ना। लेखक अपनी उदासी का कारण को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, लेखक अपने उदासी के कारण को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि वह इसलिए उदास नहीं होते कि वह अशोक के पुष्प को अति सुंदर, अशोक का फूल अति सुंदर है, ठीक है, या उनकी उनकी जो सुंदरता है सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या हो रही है, मतलब इसलिए वो नहीं उदास होते कि वो बहुत अधिक सुंदर है या उसकी सुंदरता से उनको कोई ईर्ष्या हो रही है, ठीक है ना, इसलिए नहीं। और वह ना ही उसकी जो और वो ना ही उसकी कमियों का क्या कर रहे हैं अन्वेष कर उसे अभागा बताकर उसे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर बताकर अपने मन को सुख बना रहा हूं। मतलब समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इतना आपको लिख लेना है, एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुला का कहना यही है कि भैया मैं जो फूल को देखकर उदास हो जाता हूँ तो इसलिए नहीं कि वो फूल बहुत ही सुंदर है या उस फूल को मैं अपने से भी कम सुंदर मानता हूँ, या इसलिए नहीं कि मतलब उससे मैं जलता हूँ या मुझे कोई मजा मिलता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यही कारण को बताया गया है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। अरे उस तरीके से नहीं तो अपने शब्दों में ही एक्सप्लेन कर देंगे ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, मैं नहीं चाहता कि कोई टेंशन ले भैया, टेंशन क्या लेना है, आप इसको किसी तरीके से अपने शब्दों में ही लिखना है। अगला करें प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। मतलब लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, लेखक ने स्वयं के विषय में यही कहा है ना कि जो अशोक के फूल को देखते हैं तो ये तो स्वयं के बारे में ही तो टोटल बात कह रहे हैं।
तो अशोक के फूल को देखते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है। ठीक है, ये बातें भी कहे हैं। फिर से यहाँ पे कहे हैं कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। लेखक ने एक और बात यहाँ पे कहा है, एक विशेष बात उन्होंने ये कहा है ना कि मतलब कुछ लोगों को मिलता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमियां निकालने में मजा आती है, तो वही कह रहा है कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, दूर तक सोचते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब बता देते हैं, जो भी सामने मिल गया उसके पूरा भविष्य बता देंगे क्या होगा। बट यहाँ पे कहते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं, मतलब लोगों से वो अपने को छोटा यहाँ पे देखिए सिद्ध कर रहे हैं कि मतलब मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा पाती कि मैं फिर भी मेरा मन इस फूल को देख उदास हो जाता है। तो मतलब लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में यही कहा है कि मैं बहुत ही दूरदर्शी नहीं हूं कि मैं किसी का देखकर फ्यूचर बता दूंगा। ठीक है ना, तो यही बातों को आपको लेखक ने अपने बारे में बताकर एक कह सकते हैं कि बड़प्पन अपना किया है, एक हम कह सकते हैं कि अच्छे लेखक का जो कर्म होता है ना उस तरीके का उन्होंने किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। लेखक कह रहे हैं ना कि मैं उतना दूरदर्शी नहीं हूँ। ठीक है ना, लोग बहुत सारे दूरदर्शी होते हैं बट मेरी दूरदर्शी इतनी नहीं है कि किसी को देखकर मैं उसका फ्यूचर भविष्य बता दूं। तो वही कह रहे हैं लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता को क्या किया है, परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहे हैं लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, कर रहे हैं ऐसे लिख लेंगे। मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे, तो इतना आप लिख देंगे। लेखक अपने मन के ही तो बारे में बता रहे हैं ना। सॉरी चलिए जी, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा तो इस पैराग्राफ से आपको क्या उद्देश्य मिला, तो हमें यही ना उद्देश्य मिला कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं का दुर्भाग्यशाली या कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर उसके आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लेखक का पूरी तरीके से इस पैराग्राफ का यही मतलब है ना कि जो संसार है ना, संसार जो बहुत ही अच्छा, संसार में कोई लोग होंगे या कोई भी चीज होगी तो उसको देखकर वो उसकी कमियां बताएंगे और उससे मजा लेने वाले, ठीक है, कमियां बताकर उसके मजाक उड़ाने वाले और मजा उसको आनंद लेने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है ना, यही वो लेखक कह रहे हैं कि संसार के सुंदर वस्तुओं का दुर्भाग्यशाली व कम समयों के लिए भाग्यवान समझकर उसके आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है ना, तो ये उद्देश्य है। थोड़ा बहुत आपको बनाकर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये बातें हैं जी। ठीक है ना, ये कहने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों का क्या अर्थ है? अंतर्यामी मतलब अंदर मन की बातें, ठीक है ना, और दूरदर्शी मतलब दूर तक की सोच, ठीक है ना, या आगे की सोच। यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब अंतःकरण हम कह सकते हैं, कहा था ना, अंतःकरण कह सकते हैं या मन की बात जानने वाला। ठीक है, उसी को अंतर्यामी कहते हैं। अगला आता है दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब भविष्य की घटनाओं को समझने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। ये आप लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए जी। तो ये हमारा जो प्रश्न है, ये हमने आज के इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज इस चैप्टर के एक गद्यांश है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको डाल देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है, अपलोड कर देंगे ना, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बिल्कुल बिना प्रैक्टिस किए आपको कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इतना आप कर देंगे ना मेरे लिए बहुत है, और सपोर्ट भी कीजिएगा ना, क्योंकि आवश्यकता भी है हमें। दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और कहिएगा उनसे कि इस चैनल से वो पढ़ाई करें, ठीक है ना। ग्रुप बनाकर आप पढ़िए इस चैनल से। कोई भी डाउट आता है तो इंस्टा पे हमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यही है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का भी लिंक है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का भी लिंक है, तो वहां से अपनी सभी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। इसका ये छठा वीडियो है हिंदी का। यदि 5 वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।